जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे भूगोल। ठीक है, 10th का भूगोल का अगला चैप्टर है भारत भूमि और संसाधन पढ़ लिए थे। उसके आगे वाला है एक आपका है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, इसमें प्राकृतिक संसाधन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे भूमि संसाधन। भूमि एक खुद भूमि पर पाए जाने वाले सभी संसाधन वहीं पर ही पाए जाते हैं, लेकिन भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर सोचिए कि अगर भूमि नहीं रहे तो क्या कोई संसाधन का रह पाना संभव है? नहीं है। यहाँ पर देखिए 43% भाग पर यहाँ पर पूरा पृथ्वी है। पृथ्वी पे जितना भी समतल भूमि है, जगह है, इसके 43% भाग पर समतल मैदान है। ठीक है ना। और 27% पर पठार है और 30% पर मैदान है, पर्वत है। 30% पर पर्वत है और मैदान 43 पर और पठार 27% पर है। यहीं 27% जो पठार है उसी में जीवाश्म हो गया, खनिज हो गया, पेट्रोलियम वगैरह सब पाया जाता है इसमें। ठीक है ना। हालांकि पेट्रोलियम समुद्र के तल में पाया जाता है। आगे देखिए मृदा, मिट्टी बारे में पढ़ते हैं। मृदा किसे कहते हैं? असंगठित पदार्थ से निर्मित ऊपरी परत। जो पृथ्वी का होता है ना, पृथ्वी के बहुत सारे परतें होते हैं, इसमें असंगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी का सबसे ऊपरा जो परत होता है, ऊपर वाला, उसी को मृदा कहते हैं। चलिए मृदा निर्माण। मृदा निर्माण चट्टानों के टुकड़े से, चट्टान जो होते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाते हैं, वो लाखों हजारों लगभग लाखों वर्षों के बाद वो मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है ना, मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। आगे चलते हैं मिट्टी निर्माण के कारक। उच्चवास या धाराकृति है, मूल शैल चट्टान है, जलवायु है, वनस्पति है, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय। इसमें क्या लगता है कि उच्चवास या धाराकृति, मूल शैल चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय। यानी हर प्रकार का चट्टान अलग अलग होता है। अलग अलग चट्टान जब टूटेंगे तो अलग अलग जलवायु मिलेगी। मान लीजिए कोई एक पहाड़ है, उसका मतलब कोई चट्टान टूटा, चट्टान दो भागों में टूट करके एक चल गया गर्म जलवायु की तरफ, एक चला गया ठंडा जलवायु की तरफ। ठंडा जलवायु वाला अलग मिट्टी बनेगा और गर्म जलवायु वाला अलग मिट्टी लगेगा। उसमें दूसरी वनस्पति की ओर गया और ये वाला दूसरी वनस्पति की ओर गया। तो उसके बाद जो उसका जो नेचर होगा उस मिट्टी का कुछ और होगा, इसका नेचर कुछ और होगा। हालांकि चट्टान तो एक ही था लेकिन अलग अलग तरह से बन रहे हैं, इसलिए सारा जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है ना। आगे चलिए पढ़ते हैं मृदा के प्रकार। तो मृदा को 6 भागों में बांटा गया है ना। 6 प्रकार से इसको विस्तार से किया गया, समझाया गया। चलिए इसके ऊपर समझते हैं। सबसे पहले हमारा जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें बालू, सिल्ट और मृतिका का क्षमपात होता है। बालू, सिल्ट और मृतिका मतलब मिट्टी का छोटा छोटा कण, इसका अनुपात में ये होता है। ठीक है ना। चलिए उत्तर भारत के मैदान में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। उत्तर भारत के मैदान में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा के द्वारा यहाँ का क्षेत्र जो है विकसित है। आगे पूर्वी तटीय मैदान, महानदी। पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन सी नदी आती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये डेल्टा का निर्माण करती है और वो सारे डेल्टा इस जलोढ़ मिट्टी के बने हुए हैं, क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी लगभग जलोढ़ मिट्टी ही होती है। अब चलिए जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया, नवीन जलोढ़ और पुराना जलोढ़। नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुराना जलोढ़ को बांगर कहते हैं। खादर जो महीन होता है, जो महीन कण होते हैं उसको खादर कहते हैं। जो जलोढ़ महीन होगा उसको खादर कहेंगे और जो जलोढ़ थोड़ा मोटा होगा, खुरदुरा टाइप का होगा, उसे बांगर कहेंगे। इसका रंग होता है धुंधला लालिमा के साथ भूरा होता है। धुंधला लालिमा के साथ इसका रंग भूरा होता है जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि का विस्तार है और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होता है, इसलिए यहाँ पर गहन खेती की जाती है। और जहाँ पर गहन खेती होगी, जहाँ पर अच्छा कृषि होगा, वहाँ पर मामूली सी बात है, सिंपल बात है कि जनसंख्या का ज़्यादा भाग, जनसंख्या का अधिकतम भाग उसी ओर बढ़ेगा। तो जनसंख्या अधिक यहाँ पर आती है और बिहार में इसको दिगरा क्षेत्र कहा जाता है। बिहार के दिगरा क्षेत्र में केवल और केवल जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी का रंग होता है काला, नाम से स्पष्ट है, इसका नाम है काली मिट्टी और इसका रंग होता है काला। ये 6.4 करोड़ हेक्टेयर, ये भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर इसका विस्तार है। इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये दक्कन के लावा क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यानी कपासी मिट्टी को, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें देखिए गन्ना, प्याज, गेहूं और फलों की खेती की जाती है। गन्ना, प्याज, गेहूं और फलों की खेती की जाती है काली मिट्टी में। ठीक है ना। इसका रंग काला होता है। यहाँ पर देखेंगे तो काली मिट्टी बारिश जब होती है ना, बारिश जब होती है तो बहुत ही लिपलिपी हो जाती है, इसलिए इसकी जुताई नहीं हो पाती है। तो मानसून का जो पहला
जो बारिश होता है उसी में पहली ही बारिश में उसकी जुताई कर दी जाती है, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो जुताई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया काली मिट्टी। चलिए ऊपर हम समझते हैं लाल और पीली मिट्टी क्या है। ठीक है, तो लाल एवं पीली मिट्टी भारत के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर विस्तृत है। 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ये पूरी तरह से विस्तृत है। लोहा के अंश के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। लोहा के अंश जब ज़्यादा रहता है तो उसके कारण उसका रंग लाल हो जाता है, और उसी में जब जल का अंश मिल जाता है तो पीला हो जाता है। ठीक है ना। ये रवेदार अग्नेय चट्टान के टूटने से इसका निर्माण होता है। रवेदार अग्नेय चट्टान के टूटने से लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। ये कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ये कम उपजाऊ होती है। इन दोनों मिट्टियों के, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा ये कम उपजाऊ होते हैं। इस यहाँ पर उर्वरक का प्रयोग करके, उर्वरक यानी खाद जो होता है, खाद का प्रयोग करके हम यहाँ पर चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू आदि खेती कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी फसलों की खेती किया जा सकता है। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा एक ग्रीक शब्द लेटर से बना है। लेटर जिसका अर्थ होता है ईंट। ये अत्यंत कठोर होती है। जब पानी पड़ता है तो एकदम लिपलिपी हो जाती है, और जब पानी नहीं पड़ता है तो एकदम ईंट जैसी कठोर हो जाती है। ठीक है ना। इसमें उर्वरक का प्रयोग करके कृषि कार्य किया जा सकता है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और असम के क्षेत्र में पाया जाता है। ये 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, ये 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। इसका सर्वाधिक कृषि मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में काजू की जाती है। काजू मतलब काजू की खेती की जाती है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। वहीं पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के क्षेत्र में चाय और कहवा की खेती की जाती है। चाय और कहवा की खेती की जाती है, जो कि तकनीक के सहारे यानी उर्वरक का प्रयोग करके यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अगला 5 नंबर है मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मिट्टी। ये लाल या हल्का भूरा रंग का होता है। इसका रंग होता है लाल या हल्का भूरा, हल्का लाल। ठीक है ना। ये पश्चिम राजस्थान, पश्चिम हरियाणा और दक्षिण पंजाब के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है, कम वर्षालय स्थान में पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पर अगर खेती करना है तो उत्तम सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है ना। चावल, गेहूं, कपास उर्वरक के सहारे उगाया जा सकता है। चावल, गेहूं, कपास, छोटे छोटे जो भी इसके मिलता जुलता जो भी फसल है उसको उगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सिंचाई और उर्वरक की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर है पर्वतीय मृदा यानी पहाड़ी मिट्टी। ये पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर वर्षा वन पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं और वर्षा वन पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा इसमें होती है, पर्वतीय मिट्टी में होती है। जलोढ़ मृदा के साथ साथ मोटे कण वाले जो मोटे कण वाले हैं अपरिपक्व, अपरिपक्व का मतलब हुआ कि जो मिट्टी अभी उपयोग के लायक नहीं है। जो मिट्टी निर्माण होता है यहाँ पर जो लाखों साल लग जाता है मिट्टी के निर्माण में, उस मिट्टी के निर्माण में पूरी तरह से मिट्टी बना नहीं है, उसका कुछ मोटा मोटा भाग है वो रहता है और जलोढ़ मिट्टी रहती है, ये हो जाते हैं पर्वतीय मिट्टी। ठीक है ना। इसमें यहाँ पर फल की खेती की जा सकती है, बागवानी, चावल और आलू की अधिक खेती की जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये अम्लीय एवं ह्यूमस रहित मृदा होते हैं। इसमें अम्लीय अम्ल और ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम रहती है, ना की मात्रा रहती है, इसलिए पर इसको अम्लीय और ह्यूमस रहित मृदा कहा जा सकता है। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं भूमि उपयोग वन विस्तार। ये हो गया भूमि कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, और भूमि का उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले वन के विस्तार में, वन के विस्तार में वन रहेगा, भूमि रहेगी तभी ना वन लगा पाएंगे। अगर भूमि नहीं रहेगी तो जंगल कहाँ से लगा पाएंगे। यहाँ पर वन के विस्तार में भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका है। बंजर भूमि, बंजर भूमि जहाँ पर खेती नहीं होती है, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, कहने का मतलब है कि यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती है, अयोग्य है, बंजर भूमि। ठीक है, इमारतें, सड़क आदि ये कृषि के क्षेत्र में नहीं है। इमारतें हो गए, सड़क हो गया, कल कारखाने हो गए, उद्योग कारखाने हो गए, सब यहाँ पर हो गया। ठीक है, कुछ भूमि चारागाह में चली जाती है, यानी पशुओं को जो चारा होता है उसको उत्पादन के लिए, उसको खिलाने के लिए यहाँ पर चारागाह की भूमि चली जाएगी। बगीचे उपवन, कुछ ऐसी भूमि होगी जहाँ पर केवल बगीचे ही बगीचे होंगे। कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ पर 5 वर्ष से खेती नहीं की गई है, खेती किया जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन कृषि योग्य बंजर भूमि 5 वर्ष से खेती नहीं की गई है। परती भूमि, एक होती है परती भूमि और एक होती है ऐसी परती भूमि जिसमें 5 वर्ष से कृषि नहीं हुआ गया। एक यहाँ पर कृषि योग्य बंजर भूमि 5 वर्ष खेती नहीं हुआ है। यहाँ पर परती भूमि जिसमें 5 वर्ष तक खेती नहीं हुआ है। एक और अगला है शुद्ध बोई गई भूमि, जिसको उपजाऊ भूमि कहा जा सकता है, जिस पर अभी खेती का कार्य चल रहा है, वो एक हो गया। ठीक है ना। ये भूमि का विस्तार हो गया, इस तरह से भूमि का विस्तार किया जा सकता है। आगे देखेंगे तो भारत में भू उपयोग के स्वरूप के कारण, भारत में भू उपयोग किसका स्वरूप क्या क्या है। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक। भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारक में आ जाएगा भू आकृति, जलवायु और मृदा, जिसको इंसान नहीं बदल सकता है। और दूसरा है मानवीय कारक में है जनसंख्या घनत्व, ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है,
मानवीय कारक है ना, मानवीय कारक, जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी की वजह का, संस्कृति और अलग अलग परंपरा, अलग अलग परंपरा है, अलग अलग संस्कृति है, जिससे मिट्टी को कहीं नुकसान पहुंचती है तो कहीं पर लाभ पहुंचता है। तो ये हो गया मानवीय कारक, ठीक है ना। आगे देख रहे हैं तो भारत कुल भूमि का 93%, भारत कुल भूमि का, अपने भूमि जितना भी है उसका 93% भाग को ही अपने उपयोग में ला पाता है, वो जिस तरह से उपयोग में लाए, ठीक है ना। और बाकी जो 7% बचा वो पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और चीन द्वारा अधिकृत किया गया है। और कुछ ऐसी भी भूमि है हमारे देश में जहाँ पर जिसका उपयोग नहीं लाया जा सकता, वो सब मिला करके 7% हो जाता है, जहाँ पर पीओके और सीओके आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, भारत में 54% जो भूमि है कृषि योग्य है, कृषि योग्य कुल भूमि 54% जो कृषि की जाती है। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जितनी जब भी जमीन है इसकी 80% भूमि कृषि योग्य है। पंजाब हरियाणा के कुल भूमि का 80% कृषि योग्य है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाएंगे तो यहाँ पर केवल 10% भूमि पर ही खेती की जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ पर पर्यावरण के क्षेत्र में 33% कुल भूमि का 33% भूमि पर वन होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ यह 33 नहीं है, 20% है, ठीक है ना। हमारे यहाँ 20% है, जो समाज और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक है, ठीक है ना। आपदा से प्रभावित है, आपदा से प्रभावित है मतलब आपदा से प्रभावित है, पर समाज और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक, ठीक है। आगे देखिए, भू क्षरण और भू संरक्षण, भू क्षरण और भू संरक्षण पढ़ना है। भू क्षरण का मतलब होता है भूमि का हस्तांतरण, एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण। जैसे कुछ भूमि मिट्टी होती है हवा की सहायता से इस जगह से दूसरी जगह चल जाती है। जैसे कोई समुंदर है, अगर समुद्र के किनारे हमारी जमीन है, अगर वहाँ पर वन का रोपण नहीं किया जाएगा, ज़्यादा वन आरोपण नहीं किया जाएगा तो मिट्टी कट करके पानी में गिरने लगेगा, मिट्टी का क्षरण हो जाएगा, उतना मिट्टी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा भू क्षरण जैसा हो गया। और भू संरक्षण का मतलब हुआ कि जो भू जमीन है इसको बचाया जाए, भू क्षरण हो रहा है तो इसका संरक्षण किया जाए, संरक्षण किया जाए। जैसे 56% हमारे देश में जितना भी भूमि का क्षरण होता है उसका 56% जल द्वारा किया जाता है, जल द्वारा हो जाता है। जैसे पानी में कोई मिट्टी गिर गया वो नहीं आएगा। जैसे कोई नदी है, नदी के अगल बगल जो मिट्टी रहती है वो मिट्टी नदी में गिर जाती है और नदी चौड़ा हो जाती है, यानी भूमि घट जाता है, नदी चौड़ा हो जाती है। 56% भूमि प्रदान जल के द्वारा होता है, 28% वन के द्वारा, 6% लवण और क्षार के द्वारा और 10% वायु के द्वारा होता है। तो यहाँ पर तिलहन और दलहन की खेती करना, तिलहन और दलहन की खेती करने से नाइट्रोजन, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, इसलिए दलहन और तिलहन की खेती होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में समुचित जुताई, पहाड़ी क्षेत्र में समुचित जुताई अगर होगा तो वहाँ पर भू क्षरण नहीं होगा, मिट्टी का नुकसान नहीं होगा, मिट्टी जितनी रहेगी अच्छी रहेगी, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी की रहेगी और मिट्टी का अपरदन भी नहीं होगा, मिट्टी का क्षरण भी नहीं होगा। आगे देखिए, एंड्रिया नामक रसायन, एंड्रिया नामक एक रसायन है जिसको खेतों में प्रयोग किया जाता है। और एंड्रिया रसायन करता क्या है कि मेढक के प्रजनन क्षमता को खत्म कर देता है, मेढक के प्रजनन क्षमता को खत्म करता है या बहुत ही कम कर देता है। जिससे होता यह है कि मेढक जितने भी कीड़े मकोड़ों खाते हैं उन कीड़ों मकोड़ों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है और मेढक मरने लगते हैं, ठीक है ना। इनकी जब प्रजनन क्षमता बढ़ जाएगी या खत्म हो जाएगी तो जितने मेढक हैं धीरे धीरे इस साल में मर जाएंगे और नए मेढक का जन्म नहीं हो पाएगा, जिसके कारण अन्य कीड़े मकोड़ों जिसको मेढक खाते थे उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैविक खाद का प्रयोग, जैविक खाद का प्रयोग किया जाए जो जानवरों से प्राप्त होता है, जैविक खाद का प्रयोग किया जाए और वृक्षारोपण किया जाए, वन को बचाने के लिए, मिट्टी को बचाने के लिए वृक्षारोपण का प्रयोग किया जाए, वृक्षारोपण का कार्य किया जाए, वृक्षारोपण देश में किया जाए। तो चलिए, ये था मेरा प्राकृतिक संसाधन का था, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।